वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज का डिस्कशन होगा इमरजेंसी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। लास्ट टाइम मैंने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आप लोग को बताया था एंड आज मैं पॉलिटिक्स के ऊपर में थोड़ा कन्वर्सेशन करने जा रही हूँ। इमरजेंसी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जैसे गवर्नमेंट का इमरजेंसी माने कुछ इमरजेंसी आ जाने पर गवर्नमेंट का क्या पावर हो सकता है। रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रनिंग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में इमरजेंसी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। तो जब कभी भी कुछ भी पावर्स के बारे में होता है तो किसको पहले रिपोर्ट्स करना होता है? प्रेसिडेंट को। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर रनिंग नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से, एंड रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट्स रूल। रिकमेंडेड का मीनिंग हो गया है सलाह देना, तो प्रेसिडेंट्स के रूल के बारे में सलाह देना। उसके अंडर में क्या आ जाता है? चीफ मिनिस्टर। इमरजेंसी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में क्या आता है? चीफ मिनिस्टर। उसका क्राइटेरिया क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल इज सिमिलर टू द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। Appointed by governor. Other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister. Okay, a person who is not a member of state legislature can be appointed, but he has to get himself elected within 6 months, otherwise he is removed. तो पहला नंबर क्या हो सकता है? चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर होने के लिए एक स्टेट लेवल का उसको रियल एग्जीक्यूटिव हेड होना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट लेवल का जो चीफ मिनिस्टर का पोजीशन है, एनालोगस का मतलब क्या है? सिमिलर। तो वो किसका सिमिलर है? सेम पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। नंबर 3 पॉइंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर में ही बाकी सब मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर एक व्यक्ति अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है, कैन बी अपॉइंटेड, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब क्या है? अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट, तो उसका वो किसका मेंबर नहीं हो सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर, बट ही हैज़ टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड। मगर वो खुद को इलेक्ट कर सकता है विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर वो खुद को कर सकता है। अदरवाइज ही इज रिमूव्ड, नहीं तो वो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों करे? क्योंकि ये सारा टॉपिक यूपीएससी एग्ज़ाम में आते हैं कि चीफ मिनिस्टर के बारे में दे दिया स्टेटमेंट्स, तो उसके थ्रू ही वो लोग क्वेश्चंस को मेक करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल, बाईकैमरल। यूनिकैमरल मतलब 1 हाउस, बाईकैमरल का मतलब हो गया है 2 हाउस। बाईकैमरल स्टेट्स 7 स्टेट्स, उसमें बिहार 96, जम्मू एंड कश्मीर 36, कर्नाटका 75, महाराष्ट्र 78, यूपी 100, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40। उसके बाद हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब हो गया विधान परिषद। तो ऑल्सो नोन एज अपर हाउस लाइक राज्यसभा, इट इज़ ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। द टोटल स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 40 members. The strength varies as per the population of state. 6 years term with 1/3 members retiring every 2 years, same as that of Lok Sabha except the age which is 30 years. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या बताया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस के नाम पे जाना जा सकते हैं, लाइक राज्यसभा। राज्यसभा के जैसे इट इज़ ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये एक परमानेंट हाउस है। तो एग्जाम में क्या आ सकता है?
कौन से हाउस को अपर हाउस बोला जाता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये क्या एक हाउस है? परमानेंट हाउस। और उसका स्ट्रेंथ, द टोटल स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव, माने उसका जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मिनिमम उसका 40 मेंबर्स होना ही होगा। ओके उसके बाद हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, जस्ट लाइक द लोकसभा। लोकसभा के जैसे ही उसको लोअर हाउस बोला जा सकता है। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 मेंबर्स, 500 मेंबर्स नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा, एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स, 60 मेंबर्स के से लेस नहीं होना चाहिए और 500 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है चुनाव। हैज़ ए टर्म ऑफ 5 years, तो इसका कितना साल का होता है? 5 years, सेम एज दैट ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सेप्ट दैट द मिनिमम एज इज 25 years। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई भी पर्सन्स को अगर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए तो उसका मिनिमम एज होना होगा 25 years। The Council of Ministers is collectively responsible to the Assembly. The Assembly chooses its own speaker and deputy speaker who can be removed by Council of Ministers. The Chief Minister is the leader of the House. तो इस राज्यसभा, इस विधानसभा का कौन लीडर है? चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके किसका रेस्पॉन्सिबल दिया जाता है? असेंबली। द असेंबली, वो जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपना खुद का स्पीकर खुद ही चुनता है, चूजेज इट्स ओन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो वो क्या लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करता है? अपना स्पीकर खुद से, और डिप्टी हु कैन बी रिमूव्ड, डिप्टी स्पीकर को कौन हटा सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद हो गया है नेक्स्ट पॉइंट हाई कोर्ट के बारे में। The Constitution of India provides a high court for each state, but the 7th Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common high court for 2 or more states and a union territory. Presently, there are 24 high courts in India, consist of chief justice and other such judges as appointed by the president. Appointment of judges. The appointment of chief justice made after consultation with the chief justice of Supreme Court and the governor of state by the president. Qualifications: must be a citizen of India, should have been an advocate of high court or two such courts in succession for at least 10 years, or should have held judicial office in India for a period of at least 10 years. ओके तो इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या प्रोवाइड्स किया है? हाई कोर्ट हम लोग को फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट में। बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 90, मगर जो 1956 में जो अमेंडमेंट है 7th का, ऑथराइज द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश ए कॉमन, तो पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है कि उसका स्थापना कॉमन ही किया जाए। तो हाई कोर्ट फॉर 2 or more states एंड यूनियन टेरिटरी, और हाई कोर्ट का 2 से और उससे ज़्यादा स्टेट्स में हो सकता है, और यूनियन टेरिटरी। तो प्रेजेंटली कितने हाई कोर्ट्स है? 24 हाई कोर्ट्स, कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर सच जजेस। तो प्रेसिडेंट के द्वारा किसको अपॉइंट किया जा सकता है? चीफ जस्टिस एंड अदर सच जजेस। तो ये सारा पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए मैं जो बोल रही हूँ। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इज मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस को जब अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? किसके कंसल्टेंस के साथ? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मीनिंग क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब कंसल्टेशन के तहत
चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया जाता है और गवर्नर ऑफ द स्टेट का जो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ओके, तो उसका क्वालिफिकेशंस कैसा होना चाहिए जजेस का, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट और ऑफ कोर्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 years। ओके, तो वो उसका पीरियड 10 साल तक होना चाहिए और जजेस एटलीस्ट वो हाई कोर्ट का एक एडवोकेट होना चाहिए, तब जाके जजेस होते हैं, जजेस को अपॉइंटमेंट। टर्म, ए जज ऑफ हाई कोर्ट कंटिन्यूज हिज ऑफिस टिल 62 years ऑफ एज। 62 एज तक हाई कोर्ट का जो जज है वो अपना वर्क कंटिन्यूज कर सकता है। सो जुरिसडिक्शन, कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर हिज कंटेम्प्ट। कोर्ट का पावर होता है जो मैंने गलती करते हैं उसका पनिश करने के लिए। अंडर आर्टिकल 226 द हाई कोर्ट्स आर गिवन पावर्स ऑफ इशू राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर अदर पर्पसेस। सो आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट्स का एक मैंने पावर, द हाई कोर्ट्स आर गिवन पावर्स ऑफ इशूइंग राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो आज के लिए इतना ही मैं डिस्कशन की हूँ। तो मैं थोड़ा और बोलना चाहती हूँ कि यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का पेपर इतना इजी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, मगर हम लोग अगर मीडियम के थ्रू से चलेंगे यूपीएससी का पेपर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अटेम्प्ट कैसे कर सकेंगे, मैंने जो डिस्कशन किया वो जो डिस्कशन को बार बार सुनने के बाद ही आप लोग को रिमाइंड होता रहेगा। यानी कि आपको पहले सुनना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको कॉपी में लिख के उसका मीनिंग्स को पढ़ना है बार बार। जैसे कि आज मैंने आप लोग को बताया है इमरजेंसी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। ये सारा चीज़ आप लोग को अपना कॉपी में लिख के याद करना है और बिना देखे ही अपने आप से वो बोलना है। बोलने से क्या होता है कि हम लोग का वो जो पावर, जो थिंकिंग है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हम लोग थिंकिंग अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को स्ट्राइक करेगा माइंड में कि इसका क्वेश्चंस कहाँ से आया था। तो एग्ज़ाम में वो लोग नाइसली एकदम पेपर बनाते हैं। तो मैंने पेपर को एनालिसिस करके ही मैंने डिस्कशन किया है कि आप लोग रीड कीजिए एकदम थ्रोली। 10 पेजेस, 20 पेजेस, 30 पेजेस इतना सारा करने का मतलब नहीं है। आप लोग 2 पेजेस उठाइए, 2 पेजेस को आप लोग 20 टाइम्स रीड कीजिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए विदाउट देख के आप लोग लिखने का। सो आज के लिए थैंक्स एंड व्यूअर्स, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होते रहिए और मैं कुछ नया चीज़ लाते रहूँगी।